लास्ट क्लास में हमने तारों में संलयन और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा था, जिसके द्वारा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है तारों में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में 4 प्रोटॉन मिलकर के नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 प्रोटॉन मिलकर के नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को संपन्न करेंगे। पहले जो साइकिल अपने पढ़ा था कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन एज ए मीडिएटर थे। यहाँ पर इन चारों प्रोटॉन के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। 4 प्रोटॉन आपस में किस प्रकार से संलयित होकर के हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी का चित्र यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है। चित्र संख्या 4.14। इसमें 2 रिएक्शन साथ चलेगी। पहली रिएक्शन है इन दोनों हाइड्रोजन की और दूसरी रिएक्शन है इन दोनों हाइड्रोजन की। ऊपर देखें तो दोनों हाइड्रोजन आपस में संलयन अभिक्रिया करके एक हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम नाभिक बनाते हैं और साथ में एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन करते हैं। ये ड्यूटेरियम नाभिक एक प्रोटॉन से पुनः क्रिया करता है और क्रिया करके हीलियम का समस्थानिक बनाता है 2He3। दूसरी तरफ सेम रिएक्शन चलेगी। उसमें भी ये दोनों प्रोटॉन मिलकर के ड्यूटेरियम नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करते हैं। ड्यूटेरियम का यह नाभिक पुनः एक हाइड्रोजन से क्रिया करता है और हीलियम का समस्थानिक 2He3 का निर्माण करता है। ये हीलियम के दोनों समस्थानिक आपस में क्रिया करके हीलियम 4 नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही 2 प्रोटॉन का उत्सर्जन भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों प्रोटॉन मिलकर के या 4 प्रोटॉन मिलकर के इस संलयन अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। इस चित्र को यदि रिएक्शन के थ्रू देखें कि किस प्रकार से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, तो वो हो रही है कि 2 प्रोटॉन तो ये मिले हैं, वापस बताता हूँ कि 2 प्रोटॉन तो ये और 2 प्रोटॉन ये आपस में क्रिया करके 2 ड्यूटेरियम नाभिक का निर्माण करते हैं। एक ड्यूटेरियम नाभिक तो ये है और दूसरा ये है और साथ ही 2 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। पहला पॉजिट्रॉन ये है, दूसरा पॉजिट्रॉन ये है। 2 न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करते हैं। फर्स्ट न्यूट्रिनो ये रहा और सेकंड न्यूट्रिनो ये रहा और साथ ही 0.84 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन भी करते हैं। उसके बाद में इन दोनों ड्यूटेरियम नाभिकों से फर्स्ट ये और सेकंड ये, इन दोनों ड्यूटेरियम नाभिकों से वापस 2 प्रोटॉन रिएक्शन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड प्रोटॉन, और रिएक्शन करके 2 हीलियम के समस्थानिक बनाते हैं। हीलियम 3 के एक समस्थानिक तो ये है और दूसरा समस्थानिक ये है और 2 हीलियम के समस्थानिक बनाने के साथ ही 2 गामा कणों का उत्सर्जन और 11.04 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। बाद में ये दोनों हीलियम 3 नाभिक आपस में रिएक्शन करके एक हीलियम नाभिक बनाते हैं 2He4 और साथ ही 2 प्रोटॉन का उत्सर्जन करते हैं और 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यदि इस पूरे साइकिल को अपन मिला करके लिखें
तो लास्ट में इक्वेशन आती है अपने पास ये वाली, जिसमें शो किया हुआ है कि 4 प्रोटॉन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, 2 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, 2 न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करते हैं, 2 गामा पार्टिकल का उत्सर्जन करते हैं और साथ ही 24.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से यह प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल संपन्न होता है और यह आकलन किया गया, यह माना गया है कि सूर्य के अंदर होने वाली जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसी प्रकार से संपन्न होती है। इसमें तारों में। नेक्स्ट टॉपिक अपना है नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन की समस्या। नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन की समस्याओं में मुख्यतया 2 या 3 समस्याएं आएगी और साथ में उनके निराकरण भी साथ में दिए हुए हैं कि इनको किस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन समस्याएं बड़ी हैं, इसलिए सोल्व करना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी प्रोसेस काफ़ी खर्चीला है और थोड़ा मुश्किल भी है। अब तक अपने पास जितने भी ताप रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर है, जिनके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, उन सब में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है और उस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप ही हमें ऊर्जा मिलती है या नाभिकीय विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा हमें मिलती है। चूँकि विखंडन अभिक्रिया के लिए जो फ्यूल हम काम में ले रहे हैं, उस फ्यूल में या तो यूरेनियम होगा या थोरियम होगा या अन्य कोई फ्यूल हो सकता है। चूँकि यह फ्यूल एक परिमित मात्रा में है, उसकी भी लिमिट है कि वह प्रकृति में कितनी मात्रा में पाया जाता है। यदि इस फ्यूल का हम इसी प्रकार से उपभोग करते रहें, उपयोग करते रहें, तो कुछ समय के पश्चात ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और जब फ्यूल ख़त्म हो गया तो ये विखंडन अभिक्रियाएं होना पॉसिबल नहीं होगी, साथ ही हमारे ऊर्जा की भी किल्लत हो जाएगी। दूसरा, अभी जितनी ऊर्जा अपने को मिल रही है, अब से कुछ वर्षों पहले तक वह ऊर्जा हमारे लिए पर्याप्त थी, लेकिन मानव की बढ़ती हुई आवश्यकता किसकी, ऊर्जा की, उस बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए अब नाभिकीय विखंडन के अतिरिक्त दूसरे विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं कि अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं जिसके द्वारा हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। और उन्हीं विकल्पों के तौर पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को देखा गया कि यदि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को हम नियंत्रित कर लें तो इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा हम ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन संलयन अभिक्रिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि इस संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित कर लिया जाए तो संलयन अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा के द्वारा हमारी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। उसका रीज़न यह है क्योंकि इन संलयन अभिक्रियाओं के लिए जो फ्यूल चाहिए वो मुख्यतः हाइड्रोजन है और यह हाइड्रोजन पृथ्वी पर अपार मात्रा में उपलब्ध है। इतनी मात्रा जो कभी ख़त्म नहीं हो, इतनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। तो यदि इस संलयन अभिक्रिया को हम नियंत्रित रूप से कर सकें तो इसके द्वारा मिलने वाली ऊर्जा से हम अपनी पूर्ति कर सकते हैं।
अब आते हैं कि इन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या नियंत्रित ताप संलयन अभिक्रिया की मुख्य समस्याएं क्या है। पहली समस्या तो यह है कि संलयन अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि दो हल्के नाभिक एक दूसरे के निकट आकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करें, और भारी नाभिक का निर्माण तभी हो सकता है जबकि इन हल्के नाभिकों की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। यदि इस एनर्जी के हाइड्रोजन पार्टिकल या हल्के पार्टिकल गति करके एक दूसरे की ओर निकट आते हैं तो वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करेंगे और भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। लेकिन पार्टिकल की ये जो एनर्जी है 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हल्के पार्टिकल हाइड्रोजन पार्टिकल को इतनी एनर्जी तभी मिल सकती है जबकि टेम्परेचर कितना हो, लगभग 10⁻7 केल्विन। यदि इतना टेम्परेचर पार्टिकल का है तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाएगी, और इस टेम्परेचर पर जितने भी परमाणु हैं वो सब के सब आयनित अवस्था में रहेंगे, सब के सब आयनित अवस्था में रहेंगे। आयनित अवस्था का अर्थ है कि परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस टेम्परेचर पर फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, हाइड्रोजन धनायन या ड्यूटेरियम धनायन और साथ में इलेक्ट्रॉन। ये जो आयोनाइज्ड मटेरियल है, यह मटेरियल कहलाता है प्लाज्मा। कि यदि इतना टेम्परेचर किसी मटेरियल का रख दिया जाए, यहाँ मटेरियल के रूप में अपने पास हाइड्रोजन हो सकता है और उसका सेकंड समस्थान एक ड्यूटेरियम हो सकता है, तो इस टेम्परेचर वो जितना भी मटेरियल है वो आयनित अवस्था में रहेगा, और वह आयनित अवस्था कहलाती है प्लाज्मा, जिसको हम पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। तो जो पहली समस्या है वो पहली समस्या यह है कि जो टेम्परेचर हमें चाहिए इन हल्के नाभिकों की संलयन अभिक्रिया के लिए, वो टेम्परेचर कितना चाहिए, वो चाहिए 10⁻7 केल्विन। तो लेबोरेटरी के अंदर प्रयोगशाला में इतना टेम्परेचर प्राप्त करना सबसे बड़ी समस्या है कि इन संलयन अभिक्रियाओं के लिए इतना टेम्परेचर किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए। और इस समस्या को हल करने के लिए आजकल शक्तिशाली स्पंद लेज़र, पल्स्ड लेज़र का उपयोग किया जाने लगा है, और जिसके द्वारा ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए अन्य विधियां कौन कौन सी है, एक है आयन साइक्लोट्रॉन हीटिंग, दूसरी है मैग्नेटिक पंपिंग आदि मेथड भी प्रयुक्त किए जाते हैं कि पावरफुल पल्स्ड लेज़र को लेकर के हम यहाँ पर जो मेथड दिए हुए हैं उनमें हम इतना टेम्परेचर उत्पन्न कर सकें 10⁻7 केल्विन की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न हो सके। तो पहली समस्या तो ये थी कि इतना हाई टेम्परेचर लेबोरेटरी में कैसे उत्पन्न किया जाए। सेकंड, अभी हमने पढ़ा कि संलयन अभिक्रिया होने के लिए पार्टिकल की एनर्जी 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए, या टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन होना चाहिए, और इस 10⁻7 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर जो अपना मटेरियल है वो जिस स्टेट में रहेगा वो स्टेट कौन सी है, पदार्थ की चौथी अवस्था जिसको कहते हैं प्लाज्मा। तो दूसरी जो समस्या थी उसको प्लाज्मा को लेकर की, और वो समस्या क्या है कि इस प्लाज्मा को या इस प्लाज्मा का संरोधन कंटेनमेंट किस प्रकार से किया जाए।
अब कंटेनमेंट का अर्थ है कि इस टेम्परेचर पर जो प्लाज्मा रहेगा, अब 10⁷ केल्विन टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पे जो प्लाज्मा है, मटेरियल है, उसका भी टेम्परेचर अब आप सोच सकते हो कि कितना होगा। यदि इस प्लाज्मा को हम किसी धातु के पात्र में ले लें, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, तो जिस भी पात्र में रखेंगे वो पात्र, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारे पास मेटल का पात्र है, तो उस मेटल के पात्र में जब हम इस प्लाज्मा को रखेंगे तो जैसे ही प्लाज्मा इस पात्र की दीवारों को टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो वह पात्र वाष्पीकृत हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत हाई है। अतः इस प्रकार के प्लाज्मा को, इतने हाई टेम्परेचर के प्लाज्मा को हम किसी पात्र में तो नहीं रख सकते, और जब किसी पात्र में नहीं रख सकते तो फिर इसको रखे किस में? तो उसके लिए क्या कहा गया कि इस प्रकार के प्लाज्मा को यदि किसी परिमित स्थिल में परिरोधित, कन्फाइन कर दिया जाए, किस प्रकार से कि वह उस पोर्ट की दीवारों को टच नहीं करे, अर्थात पोर्ट की दीवारों को टच किए बिना ही एक नियत स्थल में बना रहे, तो हमारा काम आसानी से हो सकता है, संलयन अभिक्रिया हो सकती है। लेकिन बिना पात्र की दीवारों को टच किए इस प्लाज्मा को हम परिमित स्थल में कैसे रखें, उस समस्या को दूर करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। कि मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हुए इस प्लाज्मा को एक नियत, परिमित या परिरोधित किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो दूसरी समस्या ये थी कि इस प्लाज्मा को किस प्रकार से कंटेनमेंट किया जाए, प्लाज्मा का किस प्रकार से संरोधन किया जाए, और वो संरोधन करने के लिए साथ ही इस प्लाज्मा की अस्थिरता को कम करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। तो पहली समस्या थी हाई टेम्परेचर किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, दूसरी मुख्य समस्या थी कि यदि हाई टेम्परेचर प्राप्त कर लें तो उस टेम्परेचर पर पदार्थ जो वो प्लाज्मा स्टेट में रहेगा, तो उस प्लाज्मा को हम किस प्रकार से संरोधित करें। संरोधित का मतलब पात्र की दीवारों को टच किए बिना एक नियत स्थल में रखना। साथ ही ये तो हुई अपने इस ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की प्रमुख दो समस्याएं। आगे आता है कि इस संलयन द्वारा प्लाज्मा के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको हम N2 कहते हैं। आगे यही फैक्टर हमारे लोसन कसौटी कहलाएगा कि प्लाज्मा के लिए या संलयन अभिक्रिया के लिए प्लाज्मा किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर एक फैक्टर डिफाइन किया है जिसको हम N2 से लिखा है। N यहाँ पर जो है वह प्लाज्मा की डेंसिटी है कि प्लाज्मा के एकांक आयतन में आयनों की संख्या, और यहाँ पर जो टो है वो टो है टाइम, कन्फाइनमेंट टाइम, कि प्लाज्मा को कितने टाइम तक संरोधित किया गया, प्लाज्मा को कितने टाइम तक संरोधित किया गया है, वो टाइम टो है। और ऊर्जा के उपयोगी उत्पादन के लिए इस फैक्टर N2 का मान अधिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि इसका मान अगर अधिक रहेगा तो संलयन अभिक्रिया सेल्फ सस्टेन्ड बनी रहेगी, अपने आप आगे होती रहेगी। और यह जो प्रतिबंध है, यह प्रतिबंध कहलाता है हमारा लोसन कसौटी। अब ड्यूटेरियम संलयन अभिक्रिया के लिए
ये जो लोशन कसौटी है, इस लोशन कसौटी की वैल्यू होनी चाहिए कि N2 इज इक्वल टू जो है वो 10⁻16 सेकंड प्रति सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अब यदि इस N2 की वैल्यू इतनी है या लोशन कसौटी की ये पालना करता है तो इस प्लाज्मा के द्वारा संलयन अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि नियंत्रित संलयन अभिक्रिया की जो दूसरी समस्या थी वो प्लाज्मा संरोधन की थी, और प्लाज्मा संरोधन के लिए यहाँ पर जो 3 सिद्धांत दिए गए हैं, उन 3 सिद्धांतों में है, पहला है स्टेलर, सेकंड है चुंबकीय दर्पण, और तीसरा है पिंच इफेक्ट। कि इन 3 सिद्धांतों के द्वारा हम प्लाज्मा को कन्फाइन कर सकते हैं, परंतु फिर भी अभी तक वैज्ञानिक जो लोग जो है वो उच्च तापीय प्लाज्मा का काफ़ी समय तक संरोधन करने की समस्या हल नहीं कर पाए हैं, अर्थात कन्फाइनमेंट टाइम को नहीं बढ़ा पाए। फिलहाल इस डायरेक्शन में और भी कारगर प्रयास चल रहे हैं कि यदि ये टाइम बढ़ जाए या प्लाज्मा संरोधन का टाइम बढ़ जाए तो संलयन अभिक्रिया को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और उसको नियंत्रित रूप में भी संपन्न कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें हमें ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो ये तो हुआ अपना ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की प्रमुख समस्याएं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।